नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्रा मनी जानी यूट्यूब चैनल पर। आज अपन नॉन कोड डेटा की तीसरी क्लास लेके आए हैं। पहली क्लास में अपन ने जो बेसिक चीज़ें थी वो पढ़ी। फिर दूसरी क्लास में अपन ने नॉन कोड डेटा के 3 संघ उठाए थे, तीनों पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। आज अपन उससे आगे बात करने वाले हैं और आज की क्लास में भी अपन 3 संघ फिर से उठाएंगे, जिसमें अपन बात करेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज और एनेलिडा। ठीक है, तो इन तीनों को आज अपन क्लियर करके चलेंगे। फिर एक क्लास और आएगी जिसमें अपन बाकी के जितने भी बचे हुए संघ है मैं कोशिश करूंगा कि सारे उसमें इंक्लूड कर दूं, है ना। ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा वो भी इसमें। तो एक क्लास इसकी और आएगी नॉन कोडेटा की। कोडेटा तो अभी हमारा बचा हुआ है, उसकी 2-3 क्लास से आएगी, लेकिन नॉन कोडेटा में आज ही अपनी तीसरी क्लास है। और आज का जो हमारा टारगेट है, अपन पढ़ने वाले हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी कि फ्लैट वर्म, चपटेकर्मी, एस्केहेल्मिन्थीज यानी कि राउंड वर्म, गोलकर्मी, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे एनेलिडा के बारे में। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थीज से। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है, इसके बारे में सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो एक कॉमन नेम होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज को, इनको अपन कहते हैं चपटेकर्मी। क्या बोलते हैं? चपटेकर्मी या फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म, तो ये कॉमन नेम सबको याद होना चाहिए। प्लेटीहेल्मिन्थीज को अपन फ्लैट वर्म या चपटेकर्मी के नाम से जानते हैं। अब चपटेकर्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो शरीर है वो पृष्ठ अधर भाग से चपटा होता है। पृष्ठ अधर भाग से चपटा होता है, इस वजह से इन्हें चपटेकर्मी कहते हैं। देखो, नॉन कोडेटा में सवाल बनने की सबसे ज्यादा चांस वो है इसके एग्जाम्पल को लेकर के। चाहे वो पोरीफेरा के एग्जाम्पल हो, चाहे वो सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल हो, कोई भी एनिलिडा के एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा जो चांस रहेगा वो उसके एग्जाम्पल को लेकर रहेगा। उनका कॉमन नेम पूछ सकते हैं या कोई एक्सेप्शन है तो वो पूछ सकते हैं। पहला सवाल ये बन सकता है। दूसरा सवाल जो इसमें बनने के चांस है वो उसकी पहली क्लास में जो मैंने बताई, सिमेट्री क्या होती है, शरीर का संगठन स्तर कैसा होता है, सिलोम कौन सी होती है, एंटेरोसिलोमेंट कौन से हैं, साइजोसिलोमेंट कौन से हैं, तो पहली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे एक सवाल बनने की चांस है। ठीक है, अब इसमें से सवाल कितने आते हैं वो अपन को नहीं पता, अगर 2, 3, 1 जितने भी आते हैं ठीक है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी जो सवाल बनने की है, एक तो है कि वो उसके वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है, जिसमें अपन 4-5 बातें की, वो नॉन कोडेटा की मैं बात करूं, और दूसरे इसके एग्जाम्पल को लेकर के, है ना, उसके जो कॉमन नेम है वो आपको याद रखना है, या फिर कोई एक्सेप्शन है या कोई स्पेशल बात है, तो वहां से सवाल बनने की सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, चलो, या फिर उनके जो अभिष्ट लक्षण, आधारभूत लक्षण है, उससे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अपन चलो बात करते हैं। पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। शरीर जो है वो पृष्ठ अधर भाग से क्या होता है? चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटेकर्मी कहते हैं। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो ज्यादातर जीव होते हैं, ज्यादातर सदस्य अंतःपरजीवी होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के ज्यादातर सदस्य अंतःपरजीवी होते हैं। अंतःपरजीवी का मतलब क्या होता है? परजीवी का मतलब जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वो परजीवी होते हैं। और अंत्य का मतलब अंदर रहते हैं, उसके इंटेस्टाइन में, उसके लीवर में, जहां पे भी अंदर अगर रहते हैं तो वो अंतःपरजीवी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आपको मिलेगा प्लेनेरिया। ये जो प्लेनेरिया होता है ये अंतःपरजीवी न होकर के मुक्त जीवी होता है। क्या होता है? मुक्त जीवी। तो ये एक्सेप्शन आप जरूर याद रखेंगे कि जो प्लेनेरिया होता है वो क्या होता है? मुक्त जीवी होता है। बाकी ज्यादातर सदस्य प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतःपरजीवी मिलेंगे। ये इनका कॉमन कैरेक्टर है, और प्लेनेरिया इनका क्या है? एक्सेप्शन है। अब प्लेनेरिया के बारे में एक बात तो ये होगी। दूसरी खास बात ये भी आप याद रखना कि प्लेनेरिया जो होता है इसमें सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। आपसे पूछ ले सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो वो प्लेनेरिया होता है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता इसमें पाई जाती है। तो ये दोनों बातें प्लेनेरिया के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली चीज, मुक्त जीवी होता है एक्सेप्शनली, और दूसरा इसमें सर्वाधिक मैक्सिमम जो है वो इसके अंदर रीजनरेशन पावर या पुनरुद्भवन क्षमता पाई जाती है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो मैं आपको लिखाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अपन बात करें कि हमने कहा कि ज्यादातर सदस्य अंतःपरजीवी होते हैं, तो इनके अंदर अंतःपरजीवी के कुछ अनुकूलन होंगे, अंतःपरजीविता के कुछ न कुछ अनुकूलन होंगे, कुछ न कुछ ऐसे एडेप्टेशन होंगे जिसकी वजह से ये अंतःपरजीवी हैं। तो अपन वही देखते हैं कि अंतःपरजीविता हेतु इनमें अनुकूलन क्या है। अंतःपरजीविता हेतु अनुकूलन कौन कौन से इनमें अनुकूलन पाए जाते हैं अंतःपरजीविता को बनाए रखने के लिए। तो अंतःपरजीविता हेतु अनुकूलन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो होस्ट शेल होती हैं या होस्ट जो होता है, होस्ट का मतलब जिसके अंदर वो अंतःपरजीवी हैं, जिसके शरीर के अंदर रह रहा है वो उसका होस्ट हो जाएगा। तो उस होस्ट के पाचन तंत्र से बचने हेतु, पाचन तंत्र से बचने हेतु मोटी टेग्यूमेंट लेयर इनके ऊपर पाई जाती है। मोटी टेग्यूमेंट लेयर प्रेजेंट है। पहला लक्षण तो ये है कि भाई जिस जीव के अंदर ये रह रहे हैं कहीं वो इसको पाचित ना कर, है ना। तो इस चीज से बचने के लिए पहले तो सबसे पहली बात इनके ऊपर एक मोटी टेग्यूमेंट लेयर पाई जाती है और यही इसके अंतःपरजीविता का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण इसमें हो जाएगा उच्च अंड जननतर, उच्च अंड जननतर, है। जो अंड जननतर होती है वो बहुत हाई होती है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में ये अंडे उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और तीसरा और अंतिम जो लक्षण आपको ध्यान में रखना है अंतःपरजीविता का, वो आपको ये याद रखना है कि इसमें 3 चीजें पाई जाती है। एक होता है हुक, हुक्स, एक होता है शक्कर, शक्कर को हिंदी में बोलते हैं चूसर, और एक होता है स्पाइंस, स्पाइंस मतलब कंटी, कंटी का है। स्पाइंस की उपस्थिति होस्ट से चिपकने के लिए, ये किसकी वजह से होते हैं, होस्ट जो है उससे चिपकने के लिए, होस्ट से चिपकने के लिए। तो ये 3 जो है इसके लक्षण आपको ध्यान में रखना है अंतःपरजीविता के। सबसे पहला लक्षण होस्ट के पाचन तंत्र से बचने के लिए इनके ऊपर मोटी टेग्यूमेंट लेयर पाई जाती है। दूसरा, इनकी अंड जननतर बहुत हाई होती है, उच्च अंड जननतर। और तीसरा लक्षण इनमें हुक्स, शक्कर और स्पाइंस, ये 3 चीजें पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? होस्ट से चिपकने के लिए, होस्ट से अटैच होने के लिए ये चीजें पाई जाती हैं। तो ये अंतःपरजीविता के लक्षण या अनुकूलन है जो इनके अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये अंतःपरजीविता लक्षण दर्शाते हैं। ठीक है, ये बातें आप लिखो, इनको लिखो, ठीक है, बता दो इसको। अब अपन क्या देखेंगे? अब अपन देखेंगे इनके अंदर पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र जो भी है वो चीजें अपन को देखनी। ये पहले ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, ज्यादातर चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। जैसे इसके श्वसन तंत्र की बात करूं तो श्वसन तंत्र में ऑलरेडी आपको जो मैंने श्वसन तंत्र चैप्टर पढ़ाया उसमें सारे जितने भी नॉन कोडेटा थे उसके लिखवा दिए। तो यहाँ पे मुझे दोबारा लिखने की जरूरत आई थिंक नहीं है, क्योंकि अगर वो चैप्टर आपने पढ़े हैं, उत्सर्जन तंत्र अगर आपने पढ़ा है, तो मैंने सारे नॉन कोडेटा से लेकर के कोडेटा जितने भी जीव हैं उनकी एक सारणी टेबल बना के उनके सामने जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दी। अब फिर जब मैंने श्वसन तंत्र पढ़ाया तो उस समय भी मैंने जो उसके अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, श्वसनीय संरचना है, वो मैंने बता दी, ठीक है। लेकिन फिर भी अपन थोड़ी बहुत देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर इस अपन बात करें पाचन तंत्र की, तो इसके अंदर जो पाचन तंत्र होता है वो अपूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र होता है। कैसा होता है? अपूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो आहार नाल अब्सेंट होती है। आहार नाल क्या होती है? नहीं पाई जाती, आहार नाल अब्सेंट। देखो, ये जो मैं कैरेक्टर बता रहा हूं ये सामान्य लक्षण, हो सकता है इनमें कुछ एक्सेप्शन हो, है ना, वो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर जो परजीवी जीव होती है उनके अंदर आहार नाल नहीं मिलेगी। प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्यों की बात करूं, ठीक है। तो पाचन तंत्र कैसा होता है? अपूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र इसमें पाया जाता है, ठीक बात है। अगली अपन बात करें इसके उत्सर्जन तंत्र की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उत्सर्जन तंत्र। इसमें जो होता है वो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा। किससे द्वारा होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा, प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा।
जिसमें एक सेल होती है, अपन उसको बोलते हैं फ्लेम सेल या ज्वाला कोशिका। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसी का एक दूसरा नाम है सोलेनोसाइट सेल या फ्लैम सेल। तो आपसे पूछ ले फ्लैट वर्म में उत्सर्जी संरचना के रूप में क्या होता है, फ्लैम सेल होती है। क्या होती है, फ्लैट वर्म से फ्लैम सेल। ठीक है, चलो इसका दूसरा नाम सोलेनोसाइट है और ये एक प्रकार के प्रोटोनेफ्रिडिया अंग होते हैं। तो ये उत्सर्जन तंत्र की बात होगी। अब अगर अपन बात करें इसके तंत्रिका तंत्र की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो है वो दो तंत्रिका रज्जु यानी कि दो स्ट्रैंड होती हैं, दो तंत्रिका रज्जु युक्त सीडी नुमा तंत्रिका तंत्र होता है। सीडी नुमा यानी कि लेटर सेट सीडी नुमा तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, सीडी नुमा तंत्रिका तंत्र इसमें होता है। दो तंत्रिका रज्जु युक्त सीडी नुमा तंत्रिका तंत्र किसमें पाया जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य में। अगर मैं बात करूं श्वसन की, तो श्वसन जो है वो शरीर सतह द्वारा, बॉडी सरफेस के द्वारा इसमें श्वसन होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करना चाहूं इसके अंदर जनन तंत्र की, अगर मैं बात करूं जनन तंत्र की, ठीक है, तो जनन तंत्र में पहली जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, उभयलिंगी जीव होते हैं। उभयलिंगी को इंग्लिश में कहते हैं मोनोसियस। ये क्या होते हैं, उभयलिंगी जीव होते हैं। और अगर उभयलिंगी जीव हैं यानी कि मोनोसियस हैं तो ये कैसे हो जाएंगे, बाइसेक्सुअल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बाइसेक्सुअल हो जाएंगे। अब जनन तंत्र देखो, उभयलिंगी जीव होते हैं, ये तो समझ में आ गया। जनन तंत्र, जनन कैसा होता है, अलैंगिक होता है कि लैंगिक होता है, तो इसमें दोनों ही होते हैं। लैंगिक जनन भी मिलता है और अलैंगिक जनन भी मिलता है। अलैंगिक जनन भी मिलता है, लेकिन ज्यादा कौन मिलता है, अलैंगिक जनन। ज्यादा कौन सा जनन होता है इनमें, ज्यादातर जो है वो अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं प्लेन एरिया की, है ना, तो प्लेन एरिया के अंदर अलैंगिक जनन होता है। कौन सी विधि द्वारा, तो अनुप्रस्थ द्विविभाजन विधि द्वारा, है ना, इसका एक स्पेशल याद रख लेना, अनुप्रस्थ द्विविभाजन विधि द्वारा इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, तो ये होगी जनन तंत्र की बात। उभयलिंगी जीव होते हैं, लैंगिक जनन भी मिल सकता है, अलैंगिक जनन तो मिलता ही है, ज्यादातर जीवों में अलैंगिक जनन होता है। प्लेन एरिया के अंदर अनुप्रस्थ द्विविभाजन के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन मिलेगा, अप्रत्यक्ष परिवर्तन मिलेगा। और आप सबको पता है, मैं बता चुका हूं कि अगर अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन हो तो उसके जीवन चक्र में लार्वा अवस्था जरूर मिलेगी। ठीक है, मतलब जीवन चक्र में लार्वा अवस्था उपस्थित। ठीक है, जीवन चक्र में लार्वा अवस्था उपस्थित। ये बातें क्लियर है। पाचन तंत्र की हमने बात की, पाचन तंत्र अपूर्ण प्रकार का होता है, आहार नाल इसमें एब्सेंट होती है। फिर हमने बात किया उत्सर्जन तंत्र की, तो प्रोटोनेफ्रिडिया द्वारा होता है, विशेष प्रकार की सेल होती है जिनको फ्लैम सेल या सोलेनोसाइट सेल कहते हैं। फिर हमने बात की इसके अंदर तंत्रिका तंत्र की, तो दो तंत्रिका रज्जु युक्त, दो तंत्रिका रज्जु मतलब दो स्ट्रैंड होती है इसमें, सीडी नुमा तंत्रिका तंत्र, लेडर सेल जो है वो इसमें तंत्रिका तंत्र। जनन तंत्र की बात करूं, उभयलिंगी जीव होते हैं, मोनोसियस होते हैं। उभयलिंगी जीव का मतलब एक ही जीव में नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, उससे उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, और ये हो गए आपके उभयलिंगी जीव। और जनन ज्यादातर केस में अलैंगिक जनन मिलेगा। जैसे प्लेन एरिया में बात करूं तो अलैंगिक जनन होता है अनुप्रस्थ द्विविभाजन विधि द्वारा। और अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन है, मतलब जीवन चक्र में कोई न कोई लार्वा अवस्था जरूर मिलेगी। ठीक है, जीवन चक्र में कोई न कोई प्रकार की लार्वा अवस्था जरूर मिलेगी। ठीक है, अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो प्लेटीहेल्मिन्थेस की सारी बातें मैंने बता दी, अब अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से जीव प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं, वो देख लेते हैं। फिर अपन
दो जीव हैं, एक तो टीनिया सोलियम और एक फेशियोला हिपेटिका। अभी मैं एग्जांपल लिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। उनकी अपन को थोड़ी सी लाइफ साइकिल देखनी है, कभी कभार उनकी लाइफ साइकिल से भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हटाओ इसको। चलो, अब अपन देखेंगे प्लेटी हेल्मेंथीज के सदस्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, फेशियोला हिपेटिका। फेशियोला हिपेटिका। ठीक है, ये जो फेशियोला हिपेटिका होता है, ये भेड़ और बकरी का अंतःपरजीवी होता है। ठीक है, भेड़ और बकरी का अंतःपरजीवी होता है। भेड़ व बकरी का भेड़ व बकरी का यकृत कृमि होता है, मतलब उसके लीवर में रहता है, इसलिए इसको यकृत कृमि कह सकते हैं। और उसमें एक रोग उत्पन्न करता है, यकृत गलन रोग। तो आपसे पूछ ले कि भेड़ और बकरी में यकृत गलन रोग कौन उत्पन्न करता है? फेशियोला हिपेटिका। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसमें याद रखना है, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो होता है, इसका कॉमन नेम है फीताकर्मी। फीताकर्मी इसको बोला जाता है। एक एग्जांपल याद रखना है टीनिया सोलियम के बाद, टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सेजिनेटा। एक एग्जांपल याद रखना है माइक्रोस्पोरम। ठीक है, माइक्रोस्टोमम, स्कोरम है माइक्रोस्टोमम। एक मैक्रोस्टोमम भी होता है। तो फेशियोला हिपेटिका, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, माइक्रोस्टोरम। एक एग्जांपल होता है गुंडा। अब ये पता नहीं कौन सा एग्जांपल है, गुंडा, ये भी इसका एग्जांपल है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस को अपन डॉग टेपवर्म बोलते हैं। डॉग टेपवर्म, डॉग मीन्स कुत्ता, डॉग टेपवर्म। ठीक है, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टोमा। सिस्टोमा जो होता है, ये जो है वो एक लिंगी जीव है। सबसे पहले तो बात इसकी ये याद रखना कि ये एक लिंगी जीव है। लेकिन अपन ने क्या पढ़ा, इसका कॉमन कैरेक्टर क्या था? प्लेटी हेल्मेंथीज का जरा याद करो, उभयलिंगी होते हैं, मतलब नर और मादा जननांग एक ही जीव है, लेकिन ये एक लिंगी है, मतलब एक जीव में केवल एक ही प्रकार का जननांग मिलेगा। तो सिस्टोमा के बारे में पहली बात तो ये याद रखनी है कि एक एक्सेप्शन है, एक लिंगी होता है। ठीक है, और ये जो होता है इसको अपन कह सकते हैं रक्तकृमि। इसका जो कॉमन नेम है वो याद रखना, रक्तकृमि है, ब्लड फ्लूक, ये रक्तकृमि होता है। ठीक है, और अब ये जो सिस्टोमा जो होता है, इससे एक प्रकार की डिजीज होती है, सिस्टोसोमियासिस। ठीक है, सिस्टोसोमियासिस, हिंदी नाम बता दूंगा मैं आपको, बिलहार्जिया रोग। बिलहार्जिया रोग ये किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है इस ब्लड फ्लूक सिस्टोमा के द्वारा। मनुष्यों के अंदर जो है वो जब जल कीचड़ जो होता है उसके अंदर जैसे ही पैर रखते हैं तो वो पैरों के द्वारा अपने शरीर में एंटर कर जाता है, और फिर जो है ये ब्लड फ्लूक होता है, रक्तकृमि होता है, जो एक डिजीज उत्पन्न करता है। उसका नाम जरूर याद रख लेना, सिस्टोसोमियासिस और बिलहार्जिया रोग। ठीक है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल थे जो अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, ये इसके 6-7 जितने एग्जाम्पल है वो आपको याद होने चाहिए। कर लोगे? आसान है, इतने ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, बहुत आसान है।
मिटाओ इसको। चलो अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन पढ़ेंगे एक तो फेस्युला हिपेटिका और एक टीनिया सोलियम, इनकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही अपन पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फेस्युला हिपेटिका। फेस्युला हिपेटिका, इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का मतलब होता है जीवन चक्र, जीवन चक्र। फेस्युला हिपेटिका का जीवन चक्र। फेस्युला हिपेटिका जो होता है वो द्विपोषद्य होता है, द्विपोषद होता है, ठीक है। अब द्विपोषद का मतलब आप समझ गए, यानी कि दो पोषे इसमें पाए जाते हैं, दो पोषियों में ये अपना जीवन चक्र पूरा करता है। तो इसके अंदर जो प्राथमिक पोषी होता है या प्राइमरी होस्ट जो होता है, और एक इसमें सेकेंडरी होस्ट है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ये क्या होता है, द्विपोषद होता है। तो इसमें एक प्राइमरी होस्ट होगा, एक सेकेंडरी होस्ट होगा। अब ध्यान से सुनो, फेस्युला हिपेटिका क्या था, अपन ने पढ़ा कि ये भेड़ और बकरी का यकृतकर्मी होता है। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो भेड़ और बकरी हो जाएगा, भेड़ व बकरी हो जाएगा, उसके यकृत के अंदर रहेगा। और सेकेंडरी होस्ट जो होगा, सेकेंडरी होस्ट इसके अंदर हो जाएगा स्नेल, घोंगा, जिसे अपन कह सकते हैं घोंगा, ठीक है, घोंगा, स्नेल। ये इसका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी होस्ट हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी होस्ट कौन होता है, जिसमें ये अपना लैंगिक जनन पूरा करता है, वो प्राइमरी होस्ट हो जाएगा। और जिसमें ये अपना अलैंगिक जनन पूरा करेगा वो सेकेंडरी होस्ट, वो सेकेंडरी होस्ट। इतनी बातें समझ गई कि भाई फेस्युला हिपेटिका की लाइफ साइकिल अगर पढ़े, जीवन चक्र पढ़े, तो इसका जीवन चक्र दो जीवों में पूरा होता है। अब दो जीवों में एक में पहले होगा, फिर दूसरे में होगा। तो पहले जिसमें होता है प्राइमरी होस्ट, और वो कौन होते हैं, भेड़ और बकरी होते हैं। प्राइमरी होस्ट जो भी होगा उसमें ये अपने लैंगिक जनन को पूरा करेंगे। और फिर सेकेंडरी होस्ट इसमें हो जाएगा घोंगा, घेंगा बोलते हैं, घोंगा जो भी है वो होता है स्नेल, अपन कह सकते हैं। इसमें अलैंगिक जनन ये पूरा करता है, ठीक है। अब जब ये इन जीवों के अंदर, होस्ट के अंदर रहता है, तो इसके अंदर कई प्रकार की लार्वा अवस्था बनती है। वो लार्वा अवस्था सॉरी वो लार्वा अवस्था कौन सी है, वो आप जरा ध्यान से लिखेंगे। देखो लार्वा अवस्था जो बनती है, इसमें बनती है मीरासीडियम, मीरा, ये मैं क्रम वाइज लिखा रहा हूं, उसी हिसाब से आपको याद रखना है। मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट। तीसरी प्रकार की जो लार्वा इसके अंदर हो जाएगी वो हो जाएगी रेडिया, फिर इसमें हो जाएगी सरसेरिया, और फिर इसमें हो जाएगी मेटा सरसेरिया, मेटा सरसेरिया। ये लार्वा अवस्था है, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सरसेरिया, मेटा सरसेरिया। ये इसके जीवन चक्र में लार्वा अवस्थाएं आती रहती है, ठीक है। अब जो मेन बातें अपन को याद रखनी है कि जो स्नेल के लिए संक्रामक अवस्था होती है वो कौन सी होती है, मीरासीडियम, है ना, स्नेल की संक्रामक अवस्था। सवाल बनेगा स्नेल यानी कि घोंगा के लिए संक्रामक अवस्था कौन सी होती है, तो मीरासीडियम लार्वा, ठीक है। और यही स्नेल के अंदर एंटर करती है। स्नेल के अंदर कौन सी लार्वा एंटर करती है, यही मीरासीडियम, ठीक है। फिर जो अपन बात करें मेटा सरसीरिया की, तो ये भेड़ और बकरी के लिए, ये जो है ये भेड़ व बकरी के लिए संक्रामक अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है, मेटा सरसेरिया होती है। भेड़ और बकरी के लिए संक्रामक अवस्था मेटा सरसेरिया, और स्नेल के लिए संक्रामक अवस्था मीरासीडियम। दोनों बातें क्लियर। अब ये स्नेल के अंदर एंटर कौन सी लार्वा करती है, तो मीरासीडियम, और स्नेल से बाहर कौन सी निकलती है, तो सरसेरिया लार्वा जो स्नेल से बाहर निकलती है, वो सरसेरिया हो जाएगी। कम्स आउट फ्रॉम स्नेल, वो कौन सी हो जाएगी, सरसेरिया। तो ये बातें आपको फेस्युला हिपेटिका के जीवन चक्र से संबंधित याद रखनी है। क्या बातें, पहली बात, फेस्युला हिपेटिका एक द्विपोषद जीव है, मतलब डाई जो है इसके अंदर दो होस्ट हो जाएंगे, प्राइमरी होस्ट भेड़ और बकरी जिसमें लैंगिक जनन पूरा करेगा, सेकेंडरी होस्ट स्नेल हो जाएगा जिसमें अलैंगिक जनन पूरा करेगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम इसकी लार्वा। तो लार्वा इसमें मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सरसेरिया और मेटा सरसेरिया। फिर हमने कहा कि जो भाई
भेड़ और बकरी है उसके लिए संक्रामक अवस्था मेटासेल्सेरिया लार्वा, और स्नेल के लिए संक्रामक अवस्था जो है मीरासीडियम लार्वा हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आपको फेशियोला एपिपिका में याद रखनी है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें टीनिया सोलियम की, टीनिया सोलियम, इसकी लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं टीनिया सोलियम की, तो ये भी द्विपोषक होता है। ये भी क्या होता है? द्विपोषक होता है। मतलब इसका भी जीवन चक्र जो है वो दो जीवों के अंदर जाके पूरा होगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो प्राइमरी होस्ट होगा वो हो जाएगा ह्यूमन यानी कि मनुष्य, और सेकेंडरी होस्ट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सुअर, पिग। पिग बोलते सुअर को। हाँ, तो प्राइमरी होस्ट इसमें मनुष्य हो जाएगा, सेकेंडरी होस्ट इसमें क्या हो जाएगा? पिग या सुअर हो जाएगा। ठीक है, अब मनुष्य के लिए जो संक्रामक अवस्था लार्वा कौन सी होती है? तो याद रखना सिस्टी सर्कस लार्वा, सिस्टी सर्कस लार्वा। और सुअर के लिए होती है ऑन्कोस्पियर लार्वा, ऑन्कोस्पियर लार्वा। समझ गए बातों को? सिंपल सी बात है, इसमें इतनी याद रखनी है कि टीनिया सोलियम भी द्विपोषक जीव होता है। प्राइमरी होस्ट मनुष्य है, सेकेंडरी होस्ट पिग बॉडी सुअर है। प्राइमरी होस्ट क्या होता है? जिसमें लैंगिक जनन होता है। सेकेंडरी होस्ट जिसमें अलैंगिक जनन। मनुष्यों के लिए संक्रामक अवस्था सिस्टी सर्कस लार्वा, और सुअर के लिए संक्रामक अवस्था ऑन्कोस्पियर लार्वा होती है। ठीक है, बताओ समझ पाए इतनी बातों को? अगर इतनी बातें आपकी क्लियर है तो फिर प्लेटी आपका क्लियर, डन है। बस इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। सबसे मेन बात है प्लेटी में जो याद रखनी है, इसके अंदर एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। फेशियोला हेपेटिका, टीनिया सोलियम, माइक्रोस्टोमम, मैक्रोस्टोमम, गुंडा, जो भी है, टीनिया सेजिनेटा वगैरह, सिस्टोमा, उससे बिलहार्जिया रोग होता है, वो सारे के सारे आपको एग्जाम्पल एक याद रखने हैं। दूसरी, ये लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी, ये अंत्य परजीवी होते हैं, एक्सेप्शन प्लेनेरिया है। वो 4-5 बातें इंपॉर्टेंट आपको पता ही। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? प्लेटी हेल्मिंथीज कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे एसके हेल्मिंथीज के बारे में। नोट कर लो इसको। चलो, एसके हेल्मिंथीज पढ़ाने से पहले एक छोटी सी चीज मैं और बता देता हूं आपको। छोटी सी चीज और बता देता हूं, इसको मिटा दो। देखो, अब ये जो टीनिया है ना, ये टीनिया जो है एक बहुत ऐसे लंबा जीव है। टीनिया कुछ इस तरह के आप मान लो, ये मान लो टीनिया जीव, ठीक है, और इसके अंदर ये ऐसे खंड पाए जाते हैं, सेगमेंट। ठीक है, तो एक चीज होती है स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला क्या होता है? टीनिया का पश्च लंबा भाग जो होता है उसको स्ट्रोबिला कहते हैं। ये वाला जो लंबा सा पार्ट, इसके पीछे खंड जुड़ते जाते ये अपन ये कह सकते हैं, इसकी टेल लंबी होती जाती। टेल होती नहीं, लेकिन मतलब पीछे का भाग जो होता है ना, उसके अंदर खंड की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो लंबा खंड जो है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोबिला कहते हैं। और एक शब्द आता है एपोलाइसिस। एपोलाइसिस, एपोलाइसिस का मतलब है कि ये जो खंड है ना, इनका टूट के अलग होना है ना। टीनिया की लंबाई जो है उसको बनाए रखने हेतु, एक लंबाई बनाए रखने हेतु पश्च खंडों का टूट करके अलग होगा। ऐसे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से जो पीछे के खंड है वो टूट करके अलग होते रहते हैं। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं एपोलाइसिस। तो ये दो बातें भी हैं जो आप ध्यान में रखेंगे, स्ट्रोबिला और एपोलाइसिस। चलो, अब अपन पढ़ेंगे फाइनली एसके एल्बेंथीज को। प्लेटी एल्बेंथीज क्लियर है? अब अपन एसके एल्बेंथीज पढ़ेंगे। एसके हेल्मिंथीज, एसके हेल्मिंथीज। देखो, सबसे पहली बात, एसके हेल्मिंथीज को अपन निमेटोड भी कहते हैं। निमेटोडा, इसका दूसरा नाम है निमेटोडा। तो निमेटोडा किसको कहते हैं? एसके हेल्मिंथीज। निमेटोडा का मतलब होता है थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक, धागे नुमा। हिंदी में बात करूं तो धागे नुमा, इसलिए इसको निमेटोड्स कहते हैं। दूसरा अपन इसको कह सकते हैं राउंड वर्म।
राउंड वर्म का मतलब गोलकर्मी। गोलकर्मी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ये जीव क्रॉस सेक्शन में गोल प्रतीत होते हैं। जब आप इसको काट के देखेंगे तो ये गोल दिखेंगे, इसलिए इन्हें गोलकर्मी भी कहते हैं। तो दो नाम है इसके ध्यान में रखना। निमेटोड्स कहते हैं क्योंकि धागेनुमा संरचना होती है, और गोलकर्मी कहते हैं क्योंकि जब इसका क्रॉस सेक्शन काटोगे आप, उसको देखोगे तो वो गोल दिखाई देते हैं। इस वजह से निमेटोड्स और राउंड वर्म इनके नाम है एस्के हेलमिंथीज के। अगर इसके आवास की बात करूं तो निमेटोड्स जो है वो स्थलीय भी हो सकते हैं और जलीय भी हो सकते हैं, दोनों अवस्था में पाए जा सकते हैं। स्थलीय भी हो सकते हैं, जलीय भी हो सकते हैं। ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर ये भी क्या होते हैं, ज्यादातर अंतःपरजीवी होते हैं। ज्यादातर कैसे होते हैं? अंतःपरजीवी होते हैं। जैसे प्लेटिहेल्मिंथीज के ज्यादातर सदस्य अंतःपरजीवी थे, वैसे ये भी ज्यादातर सदस्य अंतःपरजीवी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा ज्यादातर, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होगा। जैसे वहां पे प्लेनेरिया था, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है रैबिडिटिस। ये क्या होता है? मुक्तजीवी होगा। ये क्या होता है? मुक्तजीवी होता है अंतःपरजीवी की बजाय। तो ये इसमें एक्सेप्शन आप मान सकते हैं। ठीक है। अब अपन अगर और बात करें इसमें, तो ये पहले जीव हैं जिनमें अंग तंत्र विकसित हुआ। पहले जीव जिनमें अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम विकसित हुआ। ये बातें अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं बता देना, पहली क्लास में पढ़ लिया भाई। ऑर्गन सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ था? एस्के हेलमिंथीज से लेकर के कोर्डेटा तक शरीर संगठन स्तर में अपन ने पढ़ा था इसको। पहले जीव जिनमें कूट गुहा पाई गई, ये भी अपन ने देखा था जब सिलोम पढ़े थे। तो स्यूडोसिलोमेंट में अपन ने एक एग्जाम्पल याद किया था, एस्के हेलमिंथीज। तो ये जो है पहले जीव है जिनमें कूट गुहा पाई गई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गए इतनी बातों को? चलो लिखो, इनको लिखो, फटाफट लिखो, बेटा। चल अब अपन कुछ और लक्षण इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि श्वसन तंत्र, उत्सर्जन वगैरह, यही चीजें पढ़नी होती, और तो अपन क्या ही पढ़ेंगे। अब एक चीज अपन बात करते हैं, इसका जो मुख होता है, मुख, माउथ, वो कैसा होता है? त्रिकोणाकार होता है। कैसा होता है? त्रिकोणाकार, और 3 ओष्ठों से घिरा हुआ। 3 ओष्ठों से घिरा हुआ। तो ये मुख की संरचना याद रख लेना। मुख कैसा होता है? त्रिकोणाकार और 3 ओष्ठों से घिरा हुआ होता है। इसमें एक चीज पाई जाती है, फेसमिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसमिड क्या होता है? फेसमिड जो है ये इसके मुख के पश्च भाग में उपस्थित कीमो रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो इसके मुख के पश्च भाग में पाए जाते हैं। तो लिख लेते हैं अपन, इसके पश्च भाग में मौजूद कीमो रिसेप्टर। ठीक है, और यही जो फेसमिड होता है, इन्हीं संवेदनाग्राही, रिसेप्टर मतलब संवेदनाग्राही, इन्हीं संवेदनाग्राहियों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर प्लेटिहेल्मिंथीज का, सॉरी एस्के हेलमिंथीज का वर्गीकरण होता है। यानी कि जब इस एस्के हेलमिंथीज संघ को अपन फर्दर वर्ग में डिवाइड करेंगे, तब जो है उसके वर्गीकरण का मुख्य आधार यही फेसमिड होते हैं। फेसमिड क्या होते हैं? मुख के पश्च भाग में मौजूद विशेष प्रकार के कीमो रिसेप्टर्स या संवेदनाग्राही होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर अपन बात करें पाचन तंत्र की, तो इसमें पाचन तंत्र जो है वो पूर्ण प्रकार का होता है। पूर्ण प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है। लेकिन इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा? प्लेटिहेल्मिंथीज, उसमें कैसा था? अपूर्ण प्रकार। लेकिन इसमें कैसा है? पूर्ण प्रकार।
ठीक है। पूर्ण प्रकार का मतलब है इसमें जो दो भिन्न भिन्न छिद्र होते हैं, दो भिन्न भिन्न छिद्र। क्या मतलब हुआ सर? मतलब इसके अंदर मुख अलग होता है, गुदा अलग होती है। अपूर्ण प्रकार का मतलब एक ही छिद्र उनमें पाया जाता है, लेकिन पूर्ण प्रकार का जो पाचन तंत्र होता है उसमें मुख अलग होता है और गुदा जो है वो अलग, दोनों दो प्रकार के छिद्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो, नर के अंदर जो है वो गुदा के स्थान पर आपको क्या मिलेगा? अवस्कर, इसका नाम है अवस्कर या क्लियोइकल। और मादा के अंदर जो मिलेगी वो मिलेगी गुदा, मादा में क्या मिलेगी? गुदा। तो इस चीज को ध्यान रखना, नर के अंदर जो है गुदा के स्थान पर अवस्कर होता है, जबकि मादा में गुदा पाई जाती है। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र की बात होगी, ये पाचन तंत्र की बात होगी। लिख लो इसको। मिटा दो इसको। चलो, अब अपन बात करें इसके उत्सर्जन तंत्र की। अगर मैं उत्सर्जन तंत्र की बात करूं तो वही प्रोटोनेफ्रिडिया इसमें मिलेगा, प्रोटोनेफ्रिडिया। और जैसे उसमें फ्लैम सेल थी, इसमें मिलेगी आपको एच सेप्ट, एच आकृति की रेनट सेल, रेनट कोशिका, ये इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, जो उत्सर्जन तंत्र। तंत्रिका तंत्र की बात करूं तो वही दो तंत्रिका रज्जु युक्त होता है। इसमें भी तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? दो तंत्रिका रज्जु युक्त होता है। वो भी आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये मतलब नहीं, मतलब आने के चांसेस है बहुत कम है। तो उत्सर्जन तंत्र से पूछ सकते हैं सवाल, वैसे मैंने करवाया है लेकिन फिर भी लिख लो। मेन जो बात आती है इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता। सर क्या मतलब हुआ लैंगिक द्विरूपता का? लैंगिक द्विरूपता का मतलब नर और मादा के अंदर कुछ डिफरेंस है। नर और मादा थोड़े बहुत तो अलग दिखाई देंगे, कुछ तो ऐसे लक्षण होंगे जिनमें अलग अलग है ना? तो इसे कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। तो इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का आधार क्या है? मतलब क्या ऐसे लक्षण हैं जो नर को मादा से अलग बनाते हैं या मादा को नर से अलग बनाते हैं? तो सबसे पहले जो नर होता है उसकी लंबाई कम होती है, उल्टा होता है इसमें, नर की लंबाई कम। सामान्यतः अपन बात कर रहे हैं, नर की लंबाई कम, मादा की ज्यादा, मादा की ज्यादा। ठीक है, दूसरा अपन पढ़ ही चुके थोड़ी देर पहले कि भाई जो नर होता है उसमें पाया जाता है अवस्कर छिद्र, और जो मादा होती है उसमें पाया जाता है गुदा। ये भी तो एक डिफरेंस हो गया, नर के अंदर अवस्कर और मादा के अंदर गुदा मिलेगी। अब देखो, इसके अंदर नर के अंदर एक विशेषता है कि नर जो होता है उसका पश्च भाग वक्रित होता है, वक्रित व पीनल सूख, पीनल युक्त होता है। पीनल या सूख अपन कह सकते हैं, मतलब एक कांटा टाइप स्ट्रक्चर होती है, सूख युक्त, जो मैथुन में सहायता करता है, जो मैथुन में सहायता करता है। ठीक है, तो ये जो है इसके लैंगिक द्विरूपता के आधार हैं। पहला, नर की लंबाई कम, मादा की ज्यादा। दूसरा, नर के अंदर अवस्कर छिद्र होता है, मादा में गुदा होती है। तीसरा बात, नर का जो पश्च भाग है वो वक्रित होता है और पीनल एक जो है सूख अपन कह सकते हैं उससे युक्त होता है, और ये मैथुन में सहायता करता है। ठीक है, चलो, परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का होगा, लिख लो भले, अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है। अब ये नहीं पूछेगा यार किस में अप्रत्यक्ष होता है किस में, ये बहुत अलग बात है, लेकिन लिख लो अगर चाहो तो, अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन इसमें पाया जाएगा। ठीक है, अब अपन इसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं। अब अपन इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एस के हेल्मेंथीस के
एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सबसे पहले अपन को इसमें याद रखना है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई, जिससे हाथी पांव रोग होता है। पढ़ चुके ये भी बात। फिलेरियासिस इसको कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला आपको याद रखना है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई, जिससे हाथी पांव रोग होता है। दूसरा इसके अंदर आपको याद रखना है एंटेरोबायस। एंटेरोबायस, या इसको ऑक्सीयूरस भी कह सकते हैं। ऑक्सीयूरस, ऑक्सीयूरियस, ठीक। और इसमें एग्जाम्पल अपन अगर देखें तो एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हुक वर्म कहते हैं। हुक वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको अपन हुक वर्म कहते हैं, ठीक है। और अपन देखें तो ट्राइकुरेसिस और ड्रैगनकुलस। ट्राइक्यूरिस, ड्रैगनकुलस। और देखें तो लोआ, यह भी इसी का एग्जाम्पल है। लोआ, ठीक है। तो ये इसके एलिमेंट्स के एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। ये जो ट्राइक्यूरिस होता है इसको अपन चाबुक कर्मी बोलते हैं। चाबुक कर्मी, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है, याद रख लोगे, रखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपन को। मेन जैसे कि वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, एनसाइक्लोस्टोमा, ये तो आपको याद होने चाहिए, बाकी याद तो इनको ही रखना पड़ेगा। इसके एलिमेंट्स कंप्लीट है। अब अपन एनीलिडा पे आएंगे। इसके एलिमेंट्स कंप्लीट है। अब अपन एनीलिडा पढ़ेंगे, ठीक है। एनीलिडा, एनीलिडा के आधारभूत लक्षण। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एनीलिडा के आधारभूत लक्षण, फंडामेंटल कैरेक्टर, आधारभूत लक्षण। पहली चीज इसमें जो आपको ध्यान में रखना है, ये जो जीव होते हैं इनको कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि नली के भीतर नली। तो ये कौन से जीवों का लक्षण है? एनीलिडा का। ट्यूब विद इन ट्यूब, नली के भीतर नली। तो ये कौन से जीव हो जाएंगे? एनीलिडा। दूसरे, पहले जीव जिनमें सत्य प्रकार की गुहा विकसित हुई। तीसरी बात, पहले जीव जिनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र विकसित हुआ, है ना। तो ये मेन बातें हैं जो मैं आपको आधारभूत लक्षण में बता रहा हूं। सत्य प्रकार की गुहा सबसे पहले एनीलिडा में, सबसे पहले बंद परिसंचरण तंत्र एनीलिडा में, ट्यूब विद इन ट्यूब एनीलिडा में, और सब सत्य प्रकार का खंडी भवन पाया जाता है। सत्य प्रकार का खंडी भवन, सत्य प्रकार का खंडी भवन, इंग्लिश में इसको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। सत्य प्रकार का खंडी भवन इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके आधारभूत लक्षण है। अगर मैं बात करूं पाचन तंत्र की, तो वही पाचन तंत्र इसमें पूर्ण प्रकार का, जो अपन एसके एलिमेंट्स में भी पढ़ा, पूर्ण प्रकार का, यानी कि भिन्न मुख और भिन्न गुदा होगी, है ना। दो अलग अलग क्षेत्र होंगे, भिन्न मुख व भिन्न गुदा, है ना। दो अलग अलग क्षेत्र इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसमें गमन की, तो गमन के लिए इसमें पाया जाता है पैरापोडिया, और एक इसमें पाए जाते हैं एस आकृति के
काइटिन युक्त सूप या सीटा, ये दो स्ट्रक्चर मिलती है, एक पैरापोडिया और एक सीटा। सीटा किससे बना होता है? काइटिन से, और स्ट्रक्चर एस जैसी। तो ये दो चीजें इसमें गमन के लिए पाई जाती है। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, लीच, जोंक जिसे अपन कहते हैं, उसमें ये एब्सेंट होती है, गमन संरचनाएं जो है वो एब्सेंट होती है। तो ये अलग से याद रख लेना कि भाई जो लीच होती है उसमें गमन संरचना एब्सेंट रहती है, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। ठीक है। पैरापोडिया किस में पाए जाते हैं? पैरापोडिया पाए जाते हैं नेरिस में, है ना। पैरापोडिया किस में पाए जाते हैं? नेरिस में। कहाँ पे लिखूं मैं? यहाँ पे लिख दूंगा। पैरापोडिया पाए जाते हैं नेरिस में। नेरिस भी इसी का एग्जाम्पल है। नेरिस है, जोंक है, ये सारे एनिलिडा के एग्जाम्पल है, अपन पढ़ लेंगे इसको। लेकिन एक बार के लिए याद रखना कि गमन इसमें पैरापोडिया और ऐसा आकृति के सीटा से, पैरापोडिया नेरिस में पाया जाता है। जोंक जो होता है उसमें कोई लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं होती है, ना तो पैरापोडिया होते हैं ना सीटा होते हैं। बाकी ये इनके आधारभूत लक्षण 4-5 जो भी इनको पढ़े। ठीक है। बेटा इसको परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है इसके अंदर, लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। जो लीच होती है ना, लीच का मतलब जोंक, वही इसमें खुला प्रकार का होता है, खुला प्रकार। ये एक्सेप्शन जरूर याद रख लेना। देखो लीच यहाँ पे भी एक्सेप्शन, यहाँ पे भी एक्सेप्शन। गमन संरचनाएं भी इसमें एब्सेंट होती है और परिसंचरण तंत्र भी इसमें अपवाद के रूप में खुला प्रकार का होता है, जबकि नॉर्मली कैसा होता है? बंद प्रकार। समझ गए? बातों को समझ गए? चलो अब अपन आगे बात करेंगे इसके उत्सर्जन तंत्र की। बेटा इसको उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के अंदर इसमें पाए जाते हैं नेफ्रीडिया। क्या बोलेगा? नेफ्रीडिया। अब नेफ्रीडिया है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो अर्थवर्म होता है, केचुआ, उसमें अर्थवर्म के अलावा, सॉरी, नेफ्रीडिया के अलावा स्ट्रक्चर के रूप में मिलती है क्लोरेगोजन सेल, क्लोरेगोजन कोशिकाएं। ठीक है। और जो लीच होती है आपकी, अर्थवर्म को कहते हैं केचुआ और लीच को कहते हैं जोंक। ठीक है। इसमें आपका पाया जाता है बोट्रीडायल टिश्यू, बोट्रीडायल उत्तक, बोट्रीडायल उत्तक। तो ये दोनों विशेष तौर पे याद रखना है। ये भी बात अपन कर चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूं। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर मैं फास्ट चल रहा हूं, तो उसका मतलब वो सारी क्लासें नहीं देख के आया। मैं वही फास्ट चल रहा हूं जो मैंने पीछे पढ़ा रखी है, क्योंकि श्वसन तंत्र अपन ने पढ़ा, उत्सर्जन तंत्र अपन ने पढ़ा, परिसंचरण तंत्र, ये बातें हम ऑलरेडी वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ज्यादा समय बर्बाद अपन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं बता रहा हूँ, चीजें दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन आगे की बातें। अब अपन आगे की बातें देख लेते हैं। जनन तंत्र, जनन तंत्र, तो देखो इसमें ये जो ज्यादातर जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? उभयलिंगी, ज्यादातर जीव उभयलिंगी। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे नेरिस, ये कैसा होता है? एक लिंगी होता है। तो इसको जरूर याद रखना। लैंगिक प्रकार का जनन देखने को मिलेगा, ज्यादातर लैंगिक जनन इसमें देखने को मिलेगा। और जीव कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। लेकिन नेरिस यहाँ पे क्या है? एक्सेप्शन है, जिसमें एक मतलब जो एक लिंगी होता है। ठीक है,
अब देखो, अब अगर बात करें इसमें, तो परिवर्धन जो होता है ना, परिवर्धन इसमें अलग है। इसमें परिवर्धन जो है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का भी हो सकता है और प्रत्यक्ष प्रकार का भी हो सकता है। अप्रत्यक्ष प्रकार भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो प्रत्यक्ष किसमें होता है? तो प्रत्यक्ष तो होता है लीच और अर्थवर्म, इनमें तो होता है प्रत्यक्ष। और जो नेरिस होता है, नेरिस, इसमें होता है अप्रत्यक्ष। तो इसके जीवन चक्र में अप्रत्यक्ष परिवर्तन है तो लार्वावस्था मिलेगी, उसका नाम है ट्रोकोस्फियर, ट्रोकोस्फियर लार्वा। नेरिस के अंदर कौन सी लार्वा पाई जाती है? ट्रोकोस्फियर लार्वा, क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन मिलेगा। ट्रोकोफोर, सॉरी स्फीयर नहीं, ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर ये लार्वा देखने को मिलेगी नेरिस में। ठीक है, समझ गए? अब एग्जांपल तो क्या बताऊं, एग्जांपल तो होगी भाई। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपकी सबसे पहले तो लीच, हिंदी में कहते हैं जोंक, और इसका नाम, इसको कहते हैं हिरुडीनेरिया, हिरुडीनेरिया। दूसरा अगर मैं बात करूं अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या होता है? सर केंचुआ, किसान का मित्र। इसका वैज्ञानिक नाम है फेरिटिमा पोस्टुमा, फेरिटिमा, नॉर्मल ये मिलेगा, पूरा नाम देखेंगे तो फेरिटिमा पोस्टुमा। अगला है अपना नेरिस, नेरिस जो है वो कन खजूरा, देखा आपने, कन खजूरा। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल 3 जो मेनली आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक आप याद रख लो, ट्यूबीफैक्स, ट्यूबीफैक्स, ट्यूबीफैक्स जो जल प्रदूषण का सूचक होता है, जल प्रदूषण का सूचक। ये जो ट्यूबीफैक्स हैं, ये जल प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें याद रख लो, एरेनिकोला या एफ्रोडाइट, एरेनिकोला या एफ्रोडाइट कहां पे लिखूं? यहां पे लिख दूं, इसको मिटा के लिख लिया, ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक एग्जांपल और याद रख लो, एरेनिकोला या एफ्रोडाइट, ये भी इसी का एग्जांपल है। एरेनिकोला या एफ्रोडाइट ये होता है समुद्री चूहा, समुद्री चूहा, समुद्री चूहा कौन सा हो जाएगा? एरेनिकोला या एफ्रोडाइट। तो ये इसके 5 एग्जांपल है जो आपको ध्यान में रखना, लीच, अर्थवर्म, नेरिस, ट्यूबीफैक्स और एरेनिकोला। ठीक है, ये एनेलिडा अपना कंप्लीट है। तो अपन ने प्लेटी एल्बंथीस, एसके एल्बंथीस और एनेलिडा तीनों जो है वो संघ आज कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जितने भी बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर अपन कोडेटा पढ़ेंगे और ऐसे करके अपना ये जो एनिमल किंगडम वाला एक विशाल का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है।